चलिए आज आगा शाहिद अली की एक बहुत ही पावरफुल और गहरी कविता लेनॉक्स हिल की दुनिया में चलते हैं। ये कविता व्यक्तिगत नुकसान, यादों और शब्दों की ताकत के बारे में है, जो एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी को बड़े ही खूबसूरत और दर्द भरे अंदाज में बयां करती है। कविता शुरू होती है और हमें सीधे एक चौंकाने वाली इमेज के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, न्यूयॉर्क का एक हॉस्पिटल है जहां एक माँ शहर के सायरन की आवाज सुनती है और उसकी तुलना सदियों पुराने एक ऐतिहासिक हादसे से करती है। बस यहीं से इस कविता का रहस्य और इसका दर्द शुरू होता है, जहां एक पल का शोर सदियों की पीड़ा को जगा देता है। और यही सवाल उठता है, मैनहट्टन में हाथी, मतलब ये क्या बात हुई? ये सवाल ही इस कविता का दिल है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक मामूली सी आवाज यादों और दर्द का एक पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने खोलकर रख सकती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल के कमरे से। ये वो जगह है जहां आज की हकीकत और अतीत की यादें एक दूसरे से टकरा रही हैं, जहां एक सायरन की आवाज इतिहास का एक भूला हुआ दरवाजा खोल देती है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ मैनहट्टन के सायरन की मशीनी कठोर आवाज है, जो आज की सच्चाई है, और दूसरी तरफ है कश्मीर के हाथियों की वो चीख, जो एक पौराणिक दर्द है, एक बहुत दूर की याद। और यही टकराव, यही कॉन्ट्रास्ट है जो इस कविता को इतनी गहराई देता है। तो अब सवाल ये है कि ये हाथियों की कहानी आखिर है क्या, जिसे माँ की याद ने अचानक जिंदा कर दिया। चलिए इसे समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा ऐतिहासिक और पौराणिक कनेक्शन है, जो माँ के दर्द को और भी बड़ा बना देता है। तो ये है वो क्रूर शासक मिहिरगुल। जब माँ सायरन की आवाज में हाथियों की चीखें सुनती है ना, तो वो सिर्फ एक शोर नहीं सुन रही होती, वो असल में सदियों पुरानी इस बेरहमी और बेबसी के दर्द को महसूस कर रही होती है। और ये लाइनें देखिए, ये इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे कुछ दर्दनाक कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती। मिहिरगुल के हाथियों का दर्द सदियों बाद भी जिंदा है, और अब ये माँ की अपनी पीड़ा का एक प्रतीक बन गया है। अब यहाँ से कविता एक सिंगल इमेज से निकलकर दुख के एक पूरे ब्रह्मांड में हमें ले जाती है। हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान का दुख फैलता है और अपने ही अंदर कितनी अलग अलग, कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल उलट भावनाओं को जन्म देता है। जरा माँ के इस भयानक सपने के बारे में सोचिए। ये सपना उसकी पीड़ा को एक नई, एक असहनीय सतह पर ले आता है। उसे हीरोज से पत्थर मारे जा रहे हैं। ये इमेज कितनी अजीब है ना? एक तरफ क्रूरता, दूसरी तरफ खूबसूरती, जो उसके दर्द की गहराई को दिखाती है। और फिर आता है कवि का ये एक वाक्य, जो पहली बार में तो एकदम चौंका देता है। कोई बेटा अपनी माँ के मरने की दुआ क्यों करेगा? ये दुख के उस हिस्से को दिखाता है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और सोचें, अगली ही लाइन में कवि इस प्रार्थना का असली मतलब बताता है। ये दुआ नफरत की नहीं, बल्कि बेइंतहा प्यार की है। कवि अपनी माँ को दर्द से बचाने के लिए, कश्मीर की उसकी खूबसूरत यादों को बचाने के लिए ये प्रार्थना कर रहा है। यहाँ कवि का गुस्सा फूट पड़ता है, एक तरह का विद्रोह। उसकी माँ ही उसके लिए पूरी कायनात थी, और वो उस दुनिया को कभी माफ नहीं करने वाला जो उसके बिना भी चलती रहेगी। ये दुख की एक जंग है। कविता का ये सवाल सिर्फ हाथियों के बारे में नहीं है, ये असल में उस वक्त का सवाल है जब दुख में हमारा भरोसा डगमगा जाता है। ये उस बेबसी को आवाज देता है जब लगता है कि इस तकलीफ के समय में भगवान भी कहीं नहीं है। तो अब हम कविता के उस मोड़ पर आते हैं जहां ये गहरा दुख, ये दर्द धीरे धीरे कला में ढलने लगता है, जहां तकलीफ को शब्दों में उतारने की एक गहरी और दर्दनाक कोशिश होती है। सब कुछ एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू होता है। कोई उनसे पूछता है, जो किसी भी लेखक से पूछा जा सकता है। लेकिन इस सीधे से सवाल के जवाब में ही कविता का सबसे पावरफुल बयान छिपा है। और उनका जवाब है, मेरी माँ मेरी कविता है। सोचिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब जीवन, दर्द और कविता सब एक हो चुके हैं। माँ की पीड़ा और उसकी यादें ही अब कवि की कविता हैं। उसके पास लिखने के लिए और कुछ नहीं है, और शायद कुछ और लिखने लायक भी नहीं है। और इसी पड़ाव पर माँ और बेटे का रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। बेटा अब अपनी माँ का रखवाला बन गया है, उसका रक्षक, और वो अपनी माँ को, जिसे वो कहता है अब मेरी बेटी,
भगवान के फैसले से भी बचा लेना चाहता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां कविता के सारे धागे एक साथ आकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जिसे भूलना नामुमकिन है। कवि एक कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो उसने अब तक अपने अंदर छुपा रखी थी। एक अकेले हाथी की कहानी जो हर साल अपनी माँ की हड्डियों को छूने के लिए जंगल वापस आता है। ये अकेली दर्द भरी कहानी कवि के अपने दुख और अपने समर्पण का प्रतीक बन जाती है। कवि अपने दुख को जैसे किसी कॉस्मिक, किसी आसमानी बही खाते में दर्ज कर रहा है। वो कहता है कि दुख के सामने तो शायद भगवान की माँ भी बेबस महसूस करती होगी। ये दुख की उस पीड़ा को दिखाता है जो सबसे परे है, सबसे ऊपर है। और यहाँ आकर उस अकेले हाथी का व्यक्तिगत दर्द कविता की शुरुआत वाले उन ऐतिहासिक हाथियों के दर्द से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा दर्द, इतिहास का सारा दर्द अब माँ को खोने के दुख से होकर गुजर रहा है। सब कुछ उसी एक दुख में समा गया है। और फिर कविता खत्म होती है इन दिल को चीर देने वाली पंक्तियों के साथ। कवि ये कहता है कि उसके लिए अपनी माँ को खोने का दुख दुनिया के किसी भी और दुख से, कश्मीर के दुख से, यहाँ तक कि पूरी कायनात के सारे दुखों से भी बड़ा है। ये व्यक्तिगत दुख की ताकत पर कविता का अंतिम बयान है, एक ऐसा दुख जो हर हिसाब किताब से, हर गिनती से परे है।